हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो मेरे उनके लिए है जो लोग डी ट्रिपल्स भी तय कर रहे हैं। और आज जो बात करने वाला हूँ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टीचिंग मेथोडोलॉजी। देखो, जो टीचिंग मेथड है आपके हर एग्जाम के अंदर, टीचिंग एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी करो टीजीटी की, पीजीटी की, पीआरटी की या किसी भी टीचिंग पोस्ट की, डी ट्रिपल्स बी की, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी ईजी है। जिनको पता है उनके लिए काफी ईजी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए काफी टफ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट। तो भाई टफ तो नहीं, काफी इजी है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और ये जो मैं करा रहा हूँ पेपर आपको, ये 25 जुलाई 2025 को ये पेपर हुआ था पीजीटी बायोलॉजी का, उसका क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, और इससे पहले 1 से लेकर 10 क्वेश्चन मैं जो है अपलोड कर चुका हूँ। आज जो करने वाले हैं 11 से लेकर के 20 क्वेश्चन। ठीक है, और आपको बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट करके। ठीक है, और इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, दोनों मीडियम में है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन इसके अंदर आपके लिए, हिंदी में स्टार्ट कर रहा हूँ पहले मैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका इसमें, कि मन की मूल इकाई या संरचना क्या कहलाती है? मन की मूल इकाई या संरचना क्या कहलाती है? आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठना और आप 1 से लेकर के 20 तक लिख लेना नंबर, और उसमें टिक करना कि कितने आपके सही में कितने गलत हुए, और ईमानदारी से कमेंट करना, ये नहीं कि पूरे लिख देना कि भाई सारे सही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मन की मूल इकाई या संरचना क्या कहलाती है? ऑप्शन है रिफ्लेक्स, योजना, उद्दीपन, तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश में है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट और स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड कॉल्ड? What is the basic unit और structure of the mind called? ऑप्शन 1 है रिफ्लेक्स, सेकंड है स्कीमा, थर्ड है स्टिमुलस और फोर्थ है न्यूरॉन। काफी इजी है, 10th क्लास के साइंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बायोलॉजी का। तो भाई इसके अंदर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कि देखो क्या है, न्यूरॉन्स क्या, न्यूरॉन्स होते क्या है? न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे, ये जो हमारे सिग्नल भेजने के काम आते हैं, सिग्नल जो होते हैं सूचना देना और लेना, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके बिना अगर ये खराब हो गया तो हम फिर दिमाग हमारा बिल्कुल काम नहीं करता। ये होता है न्यूरॉन, ये 10th क्लास का ये। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला है, हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 12 क्वेश्चन है यहाँ पर। शिक्षण में विषय वस्तु विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंग्लिश में है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कंटेंट एनालिसिस इन टीचिंग? देखो फिर से, इससे पहले अगर आपने देखा वीडियो, तो सेम ये क्वेश्चन इससे पहले जो पेपर हुआ था पीजीटी का, मैंने सॉल्व करवाया है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो कंटेंट एनालिसिस है, इसका प्राइमरी गोल क्या है टीचिंग के अंदर? देखो, कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है क्या, पहले समझ लो। कंटेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब जो टीचर है, जो ये पूछ रहा है टीचिंग के अंदर, टीचिंग मतलब टीचर, जो टीचर है उसके लिए कंटेंट एनालिसिस, जो एनालिसिस है उसका मुख्य गोल क्या है? देखो पहले समझो कि कंटेंट एनालिसिस होता क्या है। जब जो टीचर है कंटेंट को पढ़ाने, जो सब विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है टीचर, तो वो क्या करता है, एनालिसिस करता है कि बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, बच्चे को मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ताकि बच्चे को उसका जो अर्थ है वो सही से समझ में आ जाए। ठीक है, ये बोलता है कंटेंट एनालिसिस। और हिंदी में बोलते हैं इसको विषय वस्तु विश्लेषण। कि जब टीचर जो है शिक्षण करने जा रहा है, तो उससे पहले जो क्या करता है, वो विषय वस्तु का विश्लेषण करता है कि मुझे कैसे इस विषय वस्तु को पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ताकि बच्चों को आसानी से उसका अर्थ जो है समझ में आ जाए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 4, टू सिंप्लीफाई एंड प्रेजेंट टेक्स्ट बुक कंटेंट मीनिंगफुली। ताकि बच्चे को जो है, वो जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, उसका अर्थ समझ में इसको आ जाए, है ना, कोई इसको दिक्कत ना हो। हिंदी में बोलते हैं इसको पाठ्य पुस्तक की सामग्री को सरल और सार्थक रूप में प्रस्तुत करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कंटेंट एनालिसिस करने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो ये है आपके लिए कि शैक्षिक शैक्षिक संसाधनों का चयन करते समय एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ठीक है, शैक्षिक संसाधनों का चयन करते समय एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? इंग्लिश में है क्वेश्चन, हाँ इंग्लिश में है, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वाइल सेलेक्टिंग मटेरियल रिसोर्सेज इन एंश्योरिंग।
तो बताओ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब हम किसी चीज को बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे सिलेक्ट करते समय मुझे किन बातों का ध्यान मुझे रखना चाहिए, बताओ। एक टीचर को अगर हम कुछ भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को पढ़ाते समय हमें किन बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमें इन ऑप्शन के बेस पे निकालना है आंसर, ठीक है। तो पहला लिखा है इसके अंदर कि हमें वो टॉपिक पढ़ाने चाहिए बच्चों को जो केवल महंगे ब्रांडों का उपयोग हो। हमें बहुत ही ऐसे टॉपिक पढ़ाने चाहिए जिसके अंदर बहुत महंगे ब्रांड लगते हो, जो खर्चीला हो मतलब, ठीक है। इंग्लिश में है यूज ऑफ एक्सपेंसिव ब्रांड्स ओनली। सेकंड है ऑप्शन इंग्लिश में कल्चरली स्पेसिफिसिटी एंड अब्सेंस ऑफ बायस। थर्ड है दैट लोकल लैंग्वेज इज अवॉइडेड। फोर्थ है मैक्सिमम कलर एंड डेकोरेशन। इंग्लिश हिंदी में है महंगे, ये तो हो गया। सेकंड है सांस्कृतिक विशिष्टताओं और पूर्वाग्रहों का अभाव। और थर्ड ऑप्शन है स्थानीय भाषा से बचना। और चौथा है अधिकतम रंग और सजावट। कभी भी अगर हम पढ़ाने जा रहे हो बच्चे को कुछ भी, किसी चीज को, टॉपिक को, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज बहुत महंगी ना हो बच्चों के लिए, ठीक है। आप पढ़ा रहे हो ऐसी चीज ताकि बच्चे इतने खर्च करके कुछ सामान लेके आ रहे हैं, तो वो कुछ फायदा नहीं उसके अंदर फिर, ठीक है। हमें कम से कम खर्च में बच्चों को अच्छी चीजें और ज्यादा हमें सिखानी है, ठीक है। सेकेंड है स्थानीय भाषा से बचना है हमें। नहीं, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि भाई जो बच्चे जहाँ के लोकल बच्चे हैं तो हमें उन्हीं लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। हमें क्या करना है इसके अंदर, सांस्कृतिक विशिष्टताओं और पूर्वाग्रह का अभाव होना चाहिए हमारे बीच, ठीक है। कि हमें जो बच्चा का जो कल्चर है उसका ध्यान रखना है कि किस संस्कृति से बच्चा आ रहा है। सेकंड, हमें उसके अंदर जो बायसनेस है, जो हमें भेदभाव, वो मन में नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। अगर पहले ही आप लेके चल रहे हो किसी चीज का भेदभाव लेके चल रहे हो, तो वो गलत है। तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको हम इग्नोर करें इस चीज को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी चर्चा की वह विद्या है। निम्नलिखित में से कौन सी चर्चा की वह विद्या है जिसमें किसी समस्या या विषय के विभिन्न पहलुओं पर व्यवस्थित रूप से भाषण या शोध प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। और इसे अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ डिस्कशन that includes a systematic presentation of papers or speeches concerning a problem or various aspect of a problem or topic। कहने मतलब ये हो गया कि जब इसमें चर्चा की कौन सी विद्या है जिसके अंदर डिस्कशन किया जाता है, मतलब कौन सी विद्या है इसके अंदर किसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करते हैं और सिस्टमेटिक ढंग से इसके ऊपर क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसे बोलते हैं सिंपोजियम। देखो सिंपोजियम होता है क्या है, बस समझ लो। हिंदी में बोलते हैं संगोष्ठी, ठीक है। संगोष्ठी और सिंपोजियम दोनों का मतलब, ये हिंदी में इंग्लिश में इसका मतलब ये होता है सिंपोजियम का, कि जब किसी टॉपिक के ऊपर मान लो रिसर्च हो रखा है पहले से ही, ठीक है, और हम उस रिसर्च पेपर को लेके बैठ रहे हैं, जो शोध हुए पहले वो लेके बैठ रहे हैं, और हम बैठ करके फिर उसका निकालते हैं सोल्यूशन कि आगे से क्या इफेक्ट होगा, कैसे होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ऐसे बैठ करके कई लोग विद्वान जो बैठे होते हैं और किसी टॉपिक के ऊपर करते हैं डिस्कशन, तो उसे बोलते हैं हम सिंपोजियम, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन इज आइडेंटिफाइड एज एडुकेबल अंडर द आईईडीसी स्कीम। इंग्लिश में, हिंदी में है आईईडीसी योजना के अंतर्गत कौन से बच्चों की श्रेणी को शिक्षण योग्य माना जाता है। देखो आईईडीसी स्कीम पहले है कि समझ लो, इस सरकार की एक स्कीम है ये, एक सरकार का एक नॉर्म्स है ये, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन और डिसेबल, और सी से मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, तो अगर आपको पता हो उसकी फुल फॉर्म क्या है, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो वो होता है कि आईईडीसी के अंतर्गत किन बच्चों को माना गया है कि इनको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है बताओ किन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। तो देखो पहला है ऑप्शन इंग्लिश में सेरेब्रल पैलेसी, मेंटली रिटार्डेड। थर्ड है ब्लाइंड। फोर्थ है हियरिंग इम्पेयर्ड, ठीक है। देखो सेरेब्रल पैलेसी एक तरह से एक डिसऑर्डर है ना, जो मतलब कि एक बच्चे हो जाते हैं डिसेबल होते हैं, किसी काम को कर नहीं पाते, वो लोग अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता उनकी वो बिल्कुल भी,
चलने में दिक्कत है, उठने बैठने बोलने में दिक्कत होती है इनको, ठीक है। तो ये बहुत सारी मतलब बहुत सारे एक हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी एक होती है शरीर के अंदर पूरी, उसे बोलते हैं सेरेब्रल पैलिसी। सेकंड है मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड मतलब होता है जो मंद बुद्धि होते हैं, जो थोड़े से माइंड से थोड़े कम होते हैं, उसे बोल सकते हैं मेंटली हम रिटार्डेड। थर्ड है ब्लाइंड, जो देख ही नहीं पाते। तो देखो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, मेंटली रिटार्डेड। देखो जो आईईडीसी है उन्होंने ये माना है कि मेंटली जो रिटार्डेड बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से थोड़े मंद बच्चे हैं, उनको कुछ ना कुछ पढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं हम उनको बिल्कुल विद्वान कर देंगे, लेकिन हाँ उनको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। किसी पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सा लड़कों को दिया गया एक रूढ़िबद्ध व्यवहार संकेत हो सकता है? इंग्लिश में है, इन अ टेक्स्ट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर क्यू गिवन टू बॉयज। देखो ये कहा जा रहा है इसके अंदर कि इन अ टेक्स्ट बुक, किताबों में ऐसी कौन सी एक स्टीरियोटाइप, एक हमारी मतलब पुरानी सोच वाली धारणा होती है जिसमें लड़कों को ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में है कि कौन सा लड़कों को दिया गया एक रूढ़िबद्ध व्यवहार संकेत हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि लड़के सिर्फ लड़के जो है यही कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, ये इसे बोलते हैं हम रूढ़िबद्ध धारणा, जिसको हमने पहले से ही अपने मन में बना लिया है, ठीक है, कि वो ऐसे ही होते हैं, इसे बोलते हैं रूढ़िबद्ध व्यवहार। हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरियोटिपिकल बिहेवियर, ठीक है, कि हमने ऐसा बना लिया कि ये ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग हमने नहीं कहते हैं कि अगर कुछ भी ऐसे होता है हम कहते हैं भाई फीमेल है तो फीमेल को सिर्फ पेंटिंग, रंगोली ये फीमेल कर पाती है, खाना बनाना सिर्फ फीमेल कर पाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसे अगर ऐसी हमारी सोच है, इसे बोलते हैं स्टीरियोटाइप सोच, और हिंदी में बोलते हैं इसे रूढ़िबद्ध धारणा या व्यवहार। तो इसमें दिख रहा होगा इजी, पहला पॉइंट है इसके अंदर, फर्स्ट है जो वो है करेक्ट आंसर होगा कि बिग बॉयज डू नॉट क्राई। जो लड़के होते हैं बड़े वो रोते नहीं, ऐसा माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, लड़के भी रोते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बड़े लड़के नहीं रोते। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, व्हाट इज सेलेक्टिव लिसनिंग? इंग्लिश में है, चयनात्मक श्रवण क्या है? देखो सेलेक्टिव लिसनिंग होता है, बार समझ लो एक बार आप। देखो सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक टॉपिक को ध्यान सुन रहे हो, ध्यान समझ रहे हो, सिर्फ एक टॉपिक, बाकी जो इसको इग्नोर कर रहे हो आप जो भी चीज है, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको कुछ बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से उसको आप लिसनिंग कर रहे हो, श्रवण कर रहे हो, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं है, ठीक है, इसे बोलते हैं। तो आगे इसमें ठीक है, जैसे मान लो कि आप ट्रैफिक के बीच में हो, आप वहां तो बहुत सारी आपको आवाज आ रही है, बहुत सारी आपको आवाज सुनाई देती है, लेकिन आपका ध्यान किसी एक पर होता है। ट्रैफिक भी आ रही है, कोई हॉर्न भी दे रहा है, कोई वहां से चिल्ला भी रहा है ना, कोई गाना भी चल रहा है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होता है कि जो हॉर्न बज रहा है उसमें आपका ध्यान वहां होता है, तो इसे बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 है लिसनिंग टू गेन एम्पैथी, ठीक है, लिसनिंग विद फुल अटेंशन। देखो ये भी हो सकता है, अगर ये पॉइंट थर्ड नहीं होता तो ये होता ऑप्शन करेक्ट। थर्ड है लिसनिंग एंड रिटेनिंग ओनली पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और फोर्थ है इग्नोरिंग द स्पीकर कंप्लीटली, तो इग्नोरिंग तो होगा नहीं। और हिंदी में है सहानुभूति प्राप्त करने के लिए सुनना। सेकंड है पूरी एकाग्रता सुनना। तीसरा है भाषण के केवल कुछ अंशों को सुनना और याद रखना। और चौथा है वक्ता को पूरी तरह अनदेखा करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, भाषण को केवल भाषण के केवल कुछ अंशों को सुनना और याद रखना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं भाषण को पूरा इग्नोर कर देना, भाषण के कुछ अंशों को सुनना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप मेरी बातों सुन रहे हो तो आप वो ध्यान रखोगे इस समय कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बहुत सारी बातें कर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल अपने टॉपिक पर होना चाहिए, ठीक है, कि मैंने क्या बताया आपको अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि हिंदी में है कौन सा मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षकों द्वारा निरंतर रूप से विवरणात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में है यहाँ पर, विच असेसमेंट इज यूज कॉन्टिन्यूसली बाय टीचर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। देखो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऐसा टीचर का एक असेसमेंट टीचर जो यूज करता है, जिसमें जो टीचर होता है बच्चे का डिस्क्रिप्टिव फीडबैक का मतलब होता है कि बच्चों के बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव, पूरा विस्तार से बताते हैं कि बेटा आपके अंदर ये कमी है, इसको ठीक करो, ये टॉपिक जो है और आप अच्छे कर सकते हो, ठीक है, इस पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान नहीं दो,
क्या आपको करना चाहिए आगे, कैसे लिख के पढ़ना है, तो सब जो बताते हैं बच्चे के बारे में, ठीक है, उसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फीडबैक। तो इसमें टीचर कौन सी किसका यूज करेगा, कौन से मूल्यांकन का, तो वो है पहला ऑप्शन है अधिगम के लिए मूल्यांकन, और सेकंड है अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है। थर्ड है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, और चौथा है अधिगम द्वारा मूल्यांकन। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। थर्ड है असेसमेंट एज ए लर्निंग, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है असेसमेंट बाय लर्निंग। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। जो टीचर है वो असेसमेंट कर रहा है बच्चे के लर्निंग के लिए, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। सेकंड है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का असेसमेंट नहीं करना मुझे कि बच्चे ने क्या सीखा है, मुझे ये करना है कि बच्चा जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है, कि बच्चा जो है जो अधिगम के लिए जो वो क्या नाम है अधिगम कर रहा है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, जो बच्चा जो अधिगम कर रहा है, ठीक है, तो उसका मुझे क्या करना है, उसके लिए मूल्यांकन करना है मुझे। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19वां है यहाँ पर कि स्पष्ट सामाजिक स्थिति में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का सहज अभिनय करना और उसके बाद पूरी कक्षा में चर्चा करना क्या कहलाता है। कहने का मतलब होगा जब दो या दो से अधिक बच्चे मिल करके कुछ क्या करते हैं, किसी भूमिका का अभिनय करते हैं, ठीक है, रोल करते हैं, कुछ एक्टिंग करते हैं, किसी टॉपिक को मान लो पढ़ा रहे हैं, मान लो हम पढ़ा रहे हैं पानीपत का युद्ध, तो पानीपत के युद्ध में एक तरफ कौन था, दूसरी तरफ कौन था, तो हम जब ऐसा बच्चों को करा रहे हैं, बच्चे ने आपस में दो बना लिए करेक्टर, और कौन युद्ध कर रहा है हम देख रहे हैं उस समय, तो बच्चा जो है दो या दो से अधिक बच्चे बैठ कर वो क्या कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, और उसके द्वारा क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को, तो वो क्या कहलाता है। सिंपल सी बात है, रोल प्ले, दिख ही रहा है तो इजी है, तो इसे बोलते हैं रोल प्ले। ये इजी है तो टाइम खराब करने का फायदा नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने कि द ब्रॉड फील्ड अप्रोच अटेम्प्ट्स टू, हिंदी में है ये, हिंदी में कहाँ चला गया, हिंदी में कहाँ चला गया, हिंदी खुल गया, ठीक है, चलो कोई नहीं। ये जो है ये हमेशा भी क्वेश्चन से होता है। हाँ, हिंदी में है, ये है कि जो ब्रॉड फील्ड पद्धति का क्या उद्देश्य है। देखो ब्रॉड फील्ड होता क्या, पहले समझ लो। ब्रॉड फील्ड जो पद्धति होती है, ब्रॉड फील्ड जिसे बोलते हैं अप्रोच, वो होता क्या है कि जब, एक मिनट कहा गया क्वेश्चन नंबर 20, हाँ, क्या होता है जब एक सब्जेक्ट में पढ़ाते समय हम कई सब्जेक्ट को आपस में करते हैं रिलेट, तो उसे बोलते हैं ब्रॉड फील्ड अप्रोच बोलते हैं, सिंपल एकदम, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ एसएसटी बच्चे को, तो एसएसटी पढ़ाते समय मैं पढ़ा रहा हूँ मान लो जनसंख्या टॉपिक, जनसंख्या पढ़ाते समय मैं वहां पर ये भी बता रहा हूँ बच्चों की जनसंख्या वहां पर पहले कितनी थी, करोड़ों में थी, लाखों में थी, तो यहाँ पर मैथ्स का यूज कर लिया मैंने, कितनी परसेंटेज घट गई, कितनी बढ़ गई थी, मैथ्स का यूज कर लिया। फिर जनसंख्या कैसे बढ़ी, लोगों की मृत्यु कैसे हो गई, तो उसमें मैं लेके आ गया मेडिकल के बारे में, थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये मैंने थोड़ा बायो जोड़ दिया इसके अंदर। तो कई सारे सब्जेक्ट को आपस में रिलेट करके मैं एक सिंगल पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ठीक है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एसएसटी पढ़ा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंटीग्रेट रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर इनटू यूनिफाइड कोर्स, और हिंदी में बोलते हैं संबंधित विषय वस्तु को एकीकृत करके एक संयुक्त पाठ्यक्रम बनाना, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 20 हो गए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल होगी। और एक क्वेश्चन आपके लिए था मेरे लिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ अभी, अगर ये खुल गया तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी यहाँ मेरे सामने। क्वेश्चन मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दिया है, उसको पढ़ लेना क्वेश्चन को, और आप इसका आंसर कमेंट कर देना। जो आंसर बिल्कुल सही देगा उसको मैं एक ब्लैंक चेक दूंगा, उसमें जितना अमाउंट जिसे भरना है वो उतना भर लेगा, ठीक है। तो उसका मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर देना और उस ब्लैंक चेक के ऊपर अपना अमाउंट भर लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।